की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सीधे ओलंपिक से यानी कि टोक्यो से आ रही है। आज सुबह की शुरुआत भारत के लिए बेहद अच्छी रही है। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने फाइनल में जगह बना ली है। वो पहले ही प्रयास में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। आपको हम बता दें कि भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर ने अपने पहले प्रयास में कमाल का थ्रो किया है। राहुल रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, 86.65 मीटर दूर भाला फेंका है नीरज ने, जो कि अपने आप में कमाल का है। जबकि क्वालिफाई करने के लिए या फिर सीधे अगर हम कहें कि फाइनल में प्रवेश करने के लिए 83.50 ही मीटर का थ्रो चाहिए था। तो कमाल का प्रदर्शन। बिल्कुल श्वेता, ये कमाल का ही प्रदर्शन है जिस हिसाब से हम सोच रहे थे। देखिए, जब ओलंपिक शुरू होने वाले थे, एक एथलीट को लग रहा था जो एथलेटिक्स में अगर कोई आसपास आता है ओलंपिक मेडल लेने के लिए तो वो नीरज चोपड़ा का नाम सब लोग कह रहे थे। अब देखना ये था कि नीरज चोपड़ा की शुरुआत कैसी होती है। आज उन्होंने जिस हिसाब से शुरुआत करी है उसे वो काबिले तारीफ है। 86.65 और वो भी पहले ही थ्रो में उन्होंने जो ये हासिल किया है डायरेक्ट क्वालिफिकेशन। जैसे आपने बोला, देखिए 12 जो जैवलिन थ्रोअर्स हैं वो क्वालिफाई करते हैं फाइनल के लिए। उन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में 83.50 चाहिए था, उन्होंने 86.65 का थ्रो किया। तो वो भी एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। और जो वर्ल्ड लीडर है फिलहाल वो है योहानेस वेटर, जिनका जो सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं गोल्ड मेडल के लिए जर्मनी के। उनका जो अटेम्प्ट था, हालांकि क्वालिफिकेशन में कभी कभार ऐसा भी होता है ज्यादातर कि लोग अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहते हैं। तो अगर नीरज चोपड़ा ने भी अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया है तो आप एक मेडल की उम्मीद डेफिनेटली उन्होंने जगाई है। पर ये देखना होगा कि फाइनल में कैसे वो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 7 तारीख को अभी भी कुछ दिन है, अभी 2-3 दिन का गैप है जब वो फाइनल में वापस उतरेंगे। और ये ग्रुप ए क्वालिफिकेशन था, यानी ग्रुप बी क्वालिफिकेशन में आपको शिवपाल भी दिखेंगे और इनफैक्ट वो अभी थोड़ी देर में आपको दिख भी जाएंगे कि वो क्या करते हैं। पर नीरज चोपड़ा से जो उम्मीदें थी वो फिलहाल अभी तक बिल्कुल खरे उतरे हैं उनमें। और अब मैं ये मानना चाहूंगा कि देश में, हिंदुस्तान में, वहां पे उम्मीदें जो हैं नीरज चोपड़ा से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होंगी। हर कोई ये उम्मीद कर रहा होगा कि नीरज चोपड़ा जो आज तक नहीं हुआ वो इस बार 7 तारीख को करके दिखाएंगे एथलेटिक्स में एक मेडल। बिल्कुल। महंगाई पर चलती का नाम गाड़ी वाली राजनीति होती है। 48 साल से महंगाई पर बैलगाड़ी से साइकिल तक प्रदर्शन की गवाह बन गई है संसद, जहां सदन तो ठीक से नहीं चल पाता लेकिन महंगाई पर प्रदर्शन जरूर खबरों में आता है। 48 साल पहले का ये वीडियो कुछ दिनों से सुर्खियों में आया है, जब तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के सामने विपक्ष में होने वाली बीजेपी के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पर सवार होकर संसद तक जाने के लिए निकलते हैं। 1973 में वो संसद का शीतकालीन सत्र था, जब कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ वाजपेयी बैलगाड़ी में संसद प्रदर्शन के लिए जाते हैं। और अब 48 साल बाद जब देश की संसद का मानसून सत्र चलता है, तब विपक्ष में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी साइकिल पर विपक्ष के नेताओं के साथ संसद की तरफ निकलते हैं। राहुल गांधी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप हम लोग काम कर रहे हैं। राहुल, ऑल द ऑपोजिशन इज यूनाइटेड। राहुल 1973 में संसद जाती विपक्ष की बैलगाड़ी से 2021 में विपक्ष की साइकिल तक क्या सिर्फ सरकारें बदली, न महंगाई का मुद्दा बदला, न महंगाई की राजनीति। 48 साल के फासले पर गवाह खड़ी संसद तक बैलगाड़ी और साइकिल पर टंगे विपक्ष के पोस्टर की तुलना से समझिए। वाजपेयी जब बैलगाड़ी से आए तो 2 पोस्टर दिखे और राहुल गांधी की साइकिल पर भी 2 पोस्टर महंगाई के नजर आते हैं। पहला पोस्टर बैलगाड़ी के साथ समर्थक पेट्रोल डीजल की महंगाई के विरोध में लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चलते दिखते हैं। तो अब 38 साल बाद
महंगाई के मोर्चे पर साइकिल पर निकले राहुल की साइकिल पर भी पेट्रोल डीजल की महंगाई का पोस्टर ही दिखता है। फर्क बस यह है कि 1973 में अटल बिहारी वाजपेयी पेट्रोल की कीमत में 7 पैसे की वृद्धि, जो तब के हिसाब से बहुत बड़ी थी, उसके खिलाफ बैलगाड़ी से संसद तक आए थे। और राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं के साथ पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड 100 रुपए पार होने के विरोध में साइकिल से संसद तक आते हैं। क्या जनता भी इस तरह से आपकी काफिले में जुड़ेगी? देखिए, जनता का ही संदेश है कि आज आप ये साइकिल यात्रा देख रही हैं। एक अहंकारी सरकार जिसने अपने गुरूर में पूरे देश का तहस नहस कर दिया। पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ जब वाजपेयी बैलगाड़ी से संसद आए, तब पेट्रोल की कीमत देश में 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़कर हो गई थी। अभी पेट्रोल की कीमत देश के ज्यादातर जिलों में 100 रुपए प्रति लीटर के पार है। और अब राहुल गांधी साइकिल से संसद आते हैं। आज राहुल गांधी फ्रंट पे हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान है। अरे क्यों नहीं, देखिए आज कितने सारे अपोजिशन सारे लीडर इकट्ठा हो गए हैं राहुल जी की सुबह की ब्रेकफास्ट की दावत पर। और सारे कुल मिला के जितने सारे विपक्षी दल होते सब आज ये सौगंध खाते हुए ये कहा कि अगले दिन मोदी सरकार के खिलाफ हमारा जंग तेज होगी। दिलचस्प बात ये कि जिस दौर में वाजपेयी बैलगाड़ी से संसद आकर मोर्चा खोलते थे, तब प्रधानमंत्री रहते इंदिरा गांधी पेट्रोल बचाने का संदेश देने के लिए एक रिपोर्ट के मुताबिक बग्घी से चल रही थी। और अभी तेल की महंगाई पर जब राहुल गांधी साइकिल से संसद आते हैं, तो बीजेपी के कई नेता तेल बचाने के लिए साइकिल या पैदल चलने की नसीहत जनता को देते हैं। मान लो कि पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? क्या हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। अब एक बार फिर देखिए, जब वाजपेयी प्रदर्शन करते हुए बैलगाड़ी पर आए, तो दूसरा पोस्टर था केरोसिन यानी मिट्टी के तेल पर टैक्स की महंगाई का। ये वो दौर था जब एलपीजी गैस नहीं, मिट्टी का तेल ही प्रमुख स्रोत था। और अब राहुल की साइकिल पर भी 800 रुपए के पार चल रहे गैस सिलेंडर का पोस्टर जगह बना लेता है। 1973 के उस दौर में केरोसिन की महंगाई बहुत भारी जनता पर पड़ती थी। उस दशक के आंकड़े बताते हैं कि 1977 में देश में सिर्फ 32 लाख लोगों के पास एलपीजी गैस का कनेक्शन था। आज की राजनीति में जब गैस की महंगाई का मुद्दा साइकिल यात्रा तक आ चुका, तो देश में 28 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन जरूर सरकार ने उज्ज्वला योजना की मदद से पहुंचा दिया, लेकिन उस सिलेंडर को भराने का पैसा गैस की महंगाई ने दूर कर दिया। दोबारा धुएं की नौबत आ गई। यहाँ गैस बहुत महंगी हो गई, जो सरल था अब यहाँ बहुत दिक्कत है रोटी बनाने में चूल्हे में। आप कैसे बनाती थी पहले, उसका इस्तेमाल करती थी गैस? गैस से बनाते थे, जब से ये महंगी हो गई तो चूल्हे में आ गए। क्यों दोबारा से गैस खरीदने में क्या समस्या आ रही? क्योंकि ये महंगी बढ़ी थे, हमें रोजगार है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। सरकारें बदली, विपक्ष भी, संसद में बैलगाड़ी से साइकिल तक महंगाई का मोर्चा आ गया। तो क्या महंगाई वो धुआं है जो हर सत्ता के अधीन फैलता है, मुद्दा बनता है, लेकिन दूर नहीं हो पाता? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। देश के कई राज्यों में अगस्त में स्कूल खुल गए हैं और कुछ जगहों पर स्कूल खोलने की तैयारियां चल रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच स्कूलों को खोलने के फैसले पर कई एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के सोलापुर में 10 दिन में करीब 600 बच्चों के कोरोना संक्रमित होने से चिंता और बढ़ गई है। देश के कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं और कुछ में इसी महीने खोलने का ऐलान हो गया है। तीसरी लहर की आशंका के बीच सावधानी बरते बिना स्कूल खोलना खतरे की घंटी बन सकता है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। So children are vulnerable, they can get severe infections too, so we need to be extremely careful and on guard. We also know that children don't have a switch mechanism of the B cell arm, which we call as B cell switch. Therefore, it is of paramount importance that we immunize children and immunize them quickly.
Opening of the schools at the present moment would still be risky. बच्चों में कोरोना के फैलने की रफ्तार का अनुमान महाराष्ट्र के सोलापुर की मिसाल से समझा जा सकता है। यहाँ पर बीते 10 दिनों में 613 बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सोलापुर में अभी तक की दोनों लहरों में 18 साल से कम उम्र के करीब 12,000 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। इसमें भी ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। हालांकि राहत की बात है कि बच्चों में घातक कोरोनरी हृदय रोग के लक्षण नहीं हैं। और लगातार ये जो पिछले अपने सेकंड वेव में जो टेस्टिंग का काम चालू है वो लगातार चालू है, और जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं बच्चे वो कंटिन्यूएशन के टेस्टिंग में है, वो अलग है, उसमें भी कुछ ज़्यादा ये नहीं है। और ये कुछ 10 दिन या 5 दिन या 2 दिन का ऐसा कुछ इसमें ही नहीं है, ये कंटिन्यू लगातार प्रोसेस चालू है। हमने टेस्टिंग बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ाई है। साफ है कि बच्चों को भी कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में अगर स्कूल खोलने से पहले स्कूल स्टाफ समेत बच्चों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों का वैक्सीनेशन नहीं किया गया तो ये बच्चों की सेहत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। हालांकि बेहतर यही होगा कि बच्चों का वैक्सीनेशन करने के बाद ही स्कूल खोले जाएं। आज तक ब्यूरो। कांस्य पदक जीतकर पीवी सिंधु स्वदेश लौट आई हैं और कल दिल्ली में उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने आज तक से खास बातचीत की। 2016 रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल। सेंसेशनल सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं। सिंधु, किस तरह से एड्रेस करें, बहुत सारे नाम। थैंक यू सो मच फर्स्टली, एंड बहुत खुश हूँ ऑब्वियसली, और बैक टू बैक मेडल्स लेके आना ऑब्वियसली मेरे लिए और कंट्री के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है और एक ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि 5 साल हमने बहुत मेहनत किया, और सिर्फ मैंने ही नहीं बट like everybody when it comes to family members या support staff या sponsors, सब लोग मुझे बहुत support किया। मैं बहुत खुश हूँ। इस बार expectations और pressure ज़्यादा था? एक्सपेक्टेशंस तो है। जब 2016 में बस एक सिंधु जैसी मैं ओलंपिक्स में गई थी, बट 2021 टोक्यो में 1 साल पोस्टपोन भी हुआ ओलंपिक्स। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बट प्रेशर भी रहता है क्योंकि बहुत लोग वही बोल रहे थे कि वापस मेडल लेके आना है, हमको वो मेडल चाहिए। बट मतलब आई टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई एम श्योर सबको एक मेडल चाहिए कंट्री के लिए, और एवरीबडी वांट्स दैट कि येस वी वांट मेडल्स एंड वी विल वांट टू सपोर्ट। तो इसीलिए बस कितना भी प्रेशर है, कितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बस मैं कोर्ट में जाने के बाद बस यही सोचती हूँ कि मैं 100% देना है। गोपी सर से कोई कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आया, कोई बात हुई? हाँ, कंग्रेचुलेशंस करके मैसेज किया था, तो मैंने ऑब्वियसली थैंक्स करके रिप्लाई किया था। सो या। साइना से? वेल नो, there was no message. Well, yeah, we generally don't talk much, so social media पे I've had a lot of messages, so बस I'm still replying it slowly क्योंकि मैं भी busy थी और traveling भी था, तो I will definitely reply each one of them personally. Eye on 2024 Paris? Definitely yes, क्योंकि 2024 में ज़रूर खेलूंगी। So I just right now, तो I just want to enjoy the moment, cherish the moment, and then get back to training. Just one wish for the hockey women's team who's playing today, the semi-final. Yes, I wish all the very best, and क्योंकि बहुत लोग खेल रहे हैं अभी आज से, तो I wish every athlete and our Indians, whoever are playing and doing well, I wish them all the very best. और बड़ी खबर आपको बता दें, ओलंपिक में आज सुबह की शानदार शुरुआत हुई है। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने फाइनल में जगह बना ली है। वो पहले ही प्रयास में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। आपको हम बता दें कि भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर ने अपने पहले ही प्रयास में कमाल का थ्रो किया है। उन्होंने 86.65 मीटर दूर भाला फेंका है। इसी के साथ वो फाइनल में प्रवेश कर गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि फाइनल में सीधे प्रवेश पाने के लिए 83.50 मीटर का थ्रो होना चाहिए, जबकि नीरज ने 86.65 मीटर का थ्रो किया है। नीरज अब 7 अगस्त को फाइनल मुकाबला खेलेंगे।
और अब देखिए शहर शहर सैलाब। सावन के महीने में कहीं मौसम सुहावना है तो कहीं कुदरत कहर बरपा रही है। यूपी, एमपी, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत उत्तर भारत के कई राज्य बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लगातार बारिश ने तबाही मचा दी है। हजारों लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। लोगों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जा रहा है। शिवपुरी में बाढ़ का कोहराम। गांवों में सैलाब से हाहाकार। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हेलीकॉप्टर। ऐसी बाढ़ शिवपुरी में कभी नहीं देखी। मध्य प्रदेश का शिवपुरी बाढ़ और बारिश में पानी पानी है। शिवपुरी के कोलारस में भारी बारिश के बाद निचली बस्तियां डूब गई हैं, सड़कें समंदर बन गई हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कहां गड्ढा है और कहां पर सड़क। पानी के तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर लोग कॉलोनी से बाहर निकल रहे हैं। बाढ़ का पानी यहाँ कोहराम मचा रहा है। शिवपुरी के लोग बता रहे हैं कि अपनी जिंदगी में उन्होंने कभी ऐसी बाढ़ नहीं देखी थी। पहले कभी मतलब मेरे को यहाँ पे 15 साल हो गए, 15 साल से कभी इतनी बारिश नहीं हुई। ये पीछे पूरे टोटल मकानों में पानी भरा हुआ है। ये जो मकान था सामने, ये सब पूरा डूबा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के बाद शिवपुरी के आसपास के 1000 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। इससे प्रभावित हुए हैं पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। बीते 24 घंटों से जारी भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हम कोलारस में इस वक्त मौजूद हैं और ये शिवपुरी का कोलारस गांव जो पड़ता है, इसमें आप देखिए किस तरीके से पानी जो है वो घुस चुका है। निचली बस्तियों में लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि किस कदर हाहाकार मचा है पूरे मध्य प्रदेश में, खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में इस वक्त भारी बारिश के बाद 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश 24 घंटों में हो गई है शिवपुरी और उसके आसपास के इलाकों में। और कोलारस का ये निचला इलाका पूरी तरीके से पानी की जद में आ चुका है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ था और उसके बीच भीषण बारिश जो है उसने पूरी तरीके से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। शिवपुरी के ऊपर वायुसेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। शिवपुरी के पोहरी तहसील में पार्वती नदी के सैलाब में ग्रामीण टापू पर फंसे हुए हैं। तमाम लोग छतों पर हैं और बाढ़ग्रस्त इलाके से बाहर आने की दुआएं कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 2000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। एनडीआरएफ की टीम है, हमारे लोग हैं। जमीनी रूप से जो भी किया जा सकता है वो रात को भी निरंतर सजगता रखी जाएगी कि कोई व्यक्ति इस प्रकार जिसलिए जो लोग गांव में निचले इलाके में थे उन्हें शिफ्ट कर लिया गया। एनडीआरएफ की एक बस शिवपुरी से नरवर जाते हुए पलटते पलटते बची। बस के एक तरफ के पहिए सड़क से उतर गए, लेकिन बस एक बड़े पत्थर से अटक गई। बाद में इस बस को ट्रैक्टर से खींचने की कोशिश की गई। बड़ी मशक्कत के बाद बस यहां से निकल पाई। बारिश का कहर शिवपुरी शहर में भी बरपा है। यहाँ की कॉलोनियों में बारिश का पानी भर गया है। शंकर कॉलोनी में तो हालात ये है कि लोगों के घरों तक 4 से 5 फुट पानी घुस गया है। कॉलोनी में रहने वाले इसका दोष प्रशासन को दे रहे हैं। नाले का पानी इतना चढ़ चुका है कि घरों में 4.5-5 फुट पानी भर चुका है। इस संबंध में नगर पालिका प्रशासन से भी लगातार निवेदन किया, पीडब्ल्यूडी प्रशासन से भी किया। जो आगरा एबी रोड पे जो पुल बन रहा है कि मुरम हटा दीजिए, धनानी हो जाएगी, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। उसका परिणाम है प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है कि घरों में 5-5 फुट 4.5 फुट पानी घुस चुका है
और लोगों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार हो, निश्चित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उधर शिवपुरी के सिंध नदी पर बने अटल सागर डैम पानी से लबालब हो गया है, लिहाजा डैम के 10 गेट खोल दिए गए। 10 गेटों से पानी की जलधारा तांडव मचाते हुए आगे बढ़ रही है। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने शिवपुरी और गुना में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी और आसपास के इलाकों में बाढ़ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर सेना की मदद मांगी है। रवीश पाल सिंह, शिवपुरी, आज तक। उत्तर प्रदेश में बारिश ने कई शहरों में जल निकासी की पोल खोल दी है। झांसी स्मार्ट सिटी में शामिल है, लेकिन यहां 18 घंटे की बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों की जगह नाव चल रही है। फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर बढ़ने से दुआबा क्षेत्र के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। उधर गंगा और यमुना में उफान की वजह से प्रयागराज में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ये नजारा देखकर एक बारगी आपको शक हो सकता है कि कहीं आप वेनिस में तो नहीं आ गए। वेनिस यानी वो शहर जो पानी में ही बसा है। तो जनाब, वेनिस का नजारा लेने के लिए आपको इटली जाने की जरूरत नहीं है। इसका तसल्ली बख्श इंतजाम कराया है झांसी के प्रशासन ने। ये स्मार्ट सिटी झांसी इतनी स्मार्ट है कि धरती कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ना तो जमीन और न ही सड़क। जल और थल का मजा तो ऐसा है कि पानी में खड़े हो जाइए तो पांव थल पर, तैरने लगिए तो पूरा तन जल पर। 18 घंटे की मूसलाधार बारिश ने यूपी की स्मार्ट सिटी झांसी की सारी स्मार्टनेस की कलाई खोल कर रखी है। पूरा शहर जैसे पानी पानी हो गया। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी उन पर नाव चलने लगी। स्वभाव से ही उत्सव धर्मी भारत के बच्चे पानी में छपाक छई करने लगे। नाव क्या आई, उनके लिए मनोरंजन की बढ़िया चीज आ गई। झांसी की गलियों में घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। सड़क पर पानी भरे होने की वजह से कई गाड़ियां पानी में फंस गई, इंजन बंद हो गया। यहाँ तक कि बाइक का भी पानी में चल पाना दूभर हो गया। शहर में पानी निकासी का कोई इंतजाम दिखाई नहीं दे रहा। दावा तो स्मार्ट सिटी का था, लेकिन स्मार्ट सिटी तो लबालब हुई पड़ी है। आज बारिश ज्यादा होने की वजह से यहाँ के नाले नालियों में इतना कचरा भरा पड़ा था कि वो पानी रोडों पे आ गया, सड़कों पे लोगों के घर मकानों में पानी भर गया। अधिकारियों को, नगर निगम के सभी नागरिकों ने, यहाँ के क्षेत्रवासियों ने कई बार लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिया सफाई व्यवस्था के मामले में, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं आया, ना कोई सुनवाई हुई। यहाँ पे और जल भराव की बहुत समस्या है और यहाँ पर 5-5 फुट पानी भर जाता है कि आप आराम से नाव चला लीजिए। और यहाँ पर सुबह के टाइम पे इतना पानी था और अभी भी पानी है कि यहाँ पर नाव चली है और कुछ लोगों को हमने नाव से उधर पार भी कराया और गेट तक। और यहाँ से स्मार्ट सिटी बन रही है। अब बताइए स्मार्ट सिटी बनेगी कैसे? ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की तस्वीरें हैं, जहाँ गंगा और रामगंगा नदियों के बीच कटरी इलाके के लोगों की जिंदगी बाढ़ में फंस गई है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और बांधों से छोड़े जा रहे पानी की वजह से गंगा और रामगंगा का पानी खतरे के निशान को पार करने पर आमादा है। अमृतपुर और कायमगंज तहसील के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घर बार, खेत खलिहान, सड़कें, गलियां सब लबालब हैं। हजारों एकड़ खेत डूब गए हैं। गांव में आने जाने के रास्ते पानी में डूबे हुए हैं। गांव में जहां लोग पैदल चलते थे वहां अब नाव चल रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक कोई मदद नहीं पहुंची है। लोग सिर्फ भगवान से ही आस लगाए बैठे हैं। तमाम लोगों ने गांव से बाहर सड़क पर पन्नी तानकर परिवार के साथ रह रहे हैं। पूरा पांडव नदी बर्राहाट है और ये इधर वरुण विहार है। हाँ, ये दोनों ये इधर डूबा हुआ है, डूब रहा है। पानी बढ़ रहा है लगातार। पानी बराबर आज 4 दिन से बढ़ रहा है। अगर आज रात बारिश हो जाती तो कल ये और भी अंदर जाके तबाह कर देता है। ये बहुत ज्यादा जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पांडु नदी में उफान आ गया है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं। वहीं प्रयागराज में संगम के किनारे के तमाम इलाके लबालब हैं। गंगा के साथ साथ यमुना भी उफान पर है। किनारों पर जल पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है।
लोगों से ऊंचे इलाके में चले जाने की अपील की जा रही है। तेजी से आप लोग पहले से ही ऊंचे स्थान पे अपना आवास बना लें, ऊंचे स्थान पे शिफ्ट हो जाएं, सामान वगैरह जो भी है पहले से ही निकाल लें ताकि रात में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। बाढ़ नियंत्रण विभाग का बोर्ड दिखा रहा है कि गंगा यमुना खतरे के निशान को छूने की ओर बढ़ रही है। नदी का जलस्तर कंटिन्यू बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं, और हमारी टीम यहाँ पे मुस्तैद है दशाश्वमेध घाट पे बाकायदा, और यहाँ पे जो निचले स्तर पे गांव बसे हुए हैं उनको आगाह कर दिया गया है कि आप लोग ऊंचे स्तर पे चले जाइए, रहने की उनकी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। और यहाँ पे अल्टरनेट हमारी टीम 24 घंटे रहती है। जो नदी के किनारे बहुत सारे लोग बना रखे हैं अपने मकान, उनको हम माइक के लाउडहेलर के माध्यम से कंटिन्यू बता रहे हैं कि आप लोग नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, आप लोग ऊंचे स्थान पर चले जाइए, अपना सामान समय रहते ही पहले ही निकाल लीजिए। बारिश भी कंटिन्यू हो रही है, इस तरह से हम लोगों को सूचना देते रहते हैं। यूपी से सटे उत्तराखंड में नदियां अपने रौद्र रूप में हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा पूरे वेग में है। 15 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति में सिर्फ उनका सिर दिखाई दे रहा है, बाकी अलकनंदा में समा गया है। उधर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर पहाड़ जंगल खिसक कर नीचे आ गया, सड़क पर अफरा तफरी मच गई। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।